वेलकम टू द शो। नमस्ते हमारी ऑडियंस। ये मैं आपका होस्ट बलराम और ये मेरा पहला शो है। और हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर आदित्य तोगी, जो कि मेरे दोस्त भी है। तो मैं चाहूँगा सर हमारे ऑडियंस को एक इंट्रोडक्शन दे उनके बारे में। तो सर प्लीज़। शुक्रिया बुलाने के लिए। एंड ये मेरा पहला हिंदी पॉडकास्ट है, सो कुछ गलती हो गई तो माफ़ कर देना। ओके, सो आई एम प्रोफेसर एट टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता हूँ। एंड मेरा सब्जेक्ट है फिज़िक्स, भौतिक शास्त्र। और फिज़िक्स में भी मेरा स्पेशलाइजेशन है खगोल भौतिकी, विच इज़ स्टडी ऑफ स्पेस फिज़िक्स एंड एस्ट्रोनॉमी एंड स्टडी ऑफ सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, स्टार फॉर्मेशन, ये यूनिवर्स कैसा फॉर्म हुआ। तो वो फील्ड में मेरा स्पेशलाइजेशन है, उस पर रिसर्च होता है एंड रिसर्च करता हूँ एंड यूजिंग द डेटा फ्रॉम डिफरेंट स्पेस टेलीस्कोप्स सच एज हबल, और अभी रिसेंटली जो भेजा नासा ने लास्ट ईयर, नासा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, तो उसका डेटा यूज़ करके मेरा रिसर्च होता है एंड नॉर्मली टीचिंग भी होता है भौतिक शास्त्र का। तो वो मेरा करियर का मेरा काम है, और सिखाने का और रिसर्च करने का मेरा काम है। तो दैट्स इट। सर बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन था आपका, थैंक यू सर। तो सर जैसा आपने बताया कि आप एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, तो क्या आप हमारी ऑडियंस के लिए बता सकते हैं कि एस्ट्रोफिजिसिस्ट ये दो वर्ड से बना है, एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स। करेक्ट। तो आप क्या हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं कि इसका क्या मतलब है? ग्रेट, बढ़िया सवाल है। और एस्ट्रोफिजिसिस्ट अगर आप हिंदी में लोगे तो एस्ट्रोनॉमी जो खगोल शास्त्र होता है, और फिजिक्स होता है भौतिक शास्त्र, तो उसका एस्ट्रोफिजिक्स यानी खगोल भौतिकी। तो खगोल भौतिकी एक बड़ा ही क्षेत्र है, उसमें बहुत सारे रिसर्च होते हैं, जैसा कि सौरमंडल पे रिसर्च हो सकता है, या तो तारों पे रिसर्च कर सकते हैं, निहारिका जो गैलेक्सीज होते हैं उस पर रिसर्च हो सकता है, और यूनिवर्स के भी, यूनिवर्स का जन्म कैसा हुआ, यूनिवर्स का क्या हो रहा है अभी, और आगे चल के यूनिवर्स क्या होगा, तो ये सब कुछ आ जाते हैं। इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड, इट्स अ वेरी ब्रॉड फील्ड। तो मेरा जो फील्ड है वो है स्टडी ऑन गैलेक्सीज एंड स्टार फॉर्मेशन। गैलेक्सीज यानी निहारिका, वो उनका जन्म कैसा होता है, उनका ग्रोथ कैसा होता है। हमेशा मुझे ये लगता है कि तारों या निहारिका एक ह्यूमन जैसा है, हमारे जैसे हैं। जैसा कि हम पैदा होते हैं, तारे भी पैदा होते हैं, हम बड़े होते हैं, तारे भी बढ़ते हैं, और एक दिन हमारा भी मृत्यु हो जाता है, और एक दिन तारों का भी मृत्यु हो जाता है। तो स्केल्स डिफरेंट है। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हम एक मनुष्य कितना साल जीता है, प्रोबेबली 100 साल या 75 साल का आसपास। तारों का उम्र काफ़ी होता है, उसमें भी काफ़ी अलग अलग तारों का अलग अलग उम्र होता है। कोई तारे मिलियंस ऑफ ईयर्स जीते हैं, कोई तारे बिलियंस ऑफ ईयर्स जीते हैं, और इवेंचुअली सबका ऐसा आता है कि जन्म, ग्रोथ, बढ़ना, और बाद में एक ना एक दिन मृत्यु को पा जाना। ये हमेशा हर एक चीज़ का ऐसा ही ग्रोथ होता है, ये तारों ले या तो गैलेक्सीज ले, सबका ऐसा ही होता है। एनीवेज, तो मेरा जो है वो है यूनिवर्स गैलेक्सीज का रिसर्च करके कैसा, कितना तारे फॉर्म हो सकते हैं एक निहारिका में, उसका और क्या कंडीशंस पे वो तारे का डिपेंडेंस होता है, कितना तारे फॉर्म हो रहे हैं, या कितना तारों का मतलब एक समय में कितने तारे मतलब जन्म ले रहे हैं, और क्या क्या क्वालिटीज पे, उसका टेम्परेचर का, गैस का टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, कितना गैस अवेलेबिलिटी, बिकॉज गैस से ही तारे क्या है, बेसिकली गैस का गोला है। तो वो कितना गैस अवेलेबल है, क्या टेम्परेचर है गैस का। सो उन आधार पे ये होता है कि तारे कितने जन्म होते हैं एक निहारिका में, और उसके बाद क्या। तो वो सब रिसर्च हम करते हैं, उसके लिए हम डेटा यूज़ करते हैं फ्रॉम हबल स्पेस और वेरियस अदर टेलीस्कोप, नॉट ओनली स्पेस बेस मतलब जो हम स्पेस में भेजते हैं, प्लस बहुत सारे ऑब्जर्वेटरी भी होते हैं। ऑब्जर्वेटरी यानी टेलीस्कोप जो दुनिया मतलब ग्राउंड में है, वहाँ से देख के वो डेटा लिया जाता है, कभी उनका पिक्चर्स लिया जाता है, कभी उनका स्पेक्ट्रम लिया जाता है, और वहाँ से हमें कुछ स्पेशल लाइंस मिलते हैं, और उन लाइनों के आधार पे ये सब हम मापते हैं कि वहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा गैस का, वहाँ पे कितना क्वांटिटी होगा गैस का, उस टेम्परेचर क्वांटिटी में से कितना तारे बनेंगे। तो ये मेरा रिसर्च होता है। इसमें एज आई सेड काफ़ी कुछ अलग अलग फील्ड से, तो ये सब को बोलते हैं कि खगोल भौतिकी शास्त्र।
थैंक यू सर। जो हमने बचपन में पढ़े थे कि सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम क्या होता है, वो किस चीज से कंप्राइज होता है, ये बहुत लोग शायद भूल भी चुके होंगे क्योंकि उतना डे टू डे यूज में नहीं है। तो सर क्या आप बता सकते हो कि व्हाट कंप्राइज ऑफ द एंटायर सोलर सिस्टम? हाँ, तो सोलर सिस्टम, सोलर जो हिंदी में उसका मतलब है सौर मंडल। सोलर सिस्टम में ऑफ कोर्स द मेन जो है और जो मेन बॉडी है और जो ज़्यादा से ज़्यादा मास, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंस जिधर है वो है हमारा सूर्य। और हमें ये पता है कि सूर्य के आगे और सूर्य का चक्कर लगाते हैं वो उसे कहते हैं हम ग्रह कहते हैं। और देयर आर 9 प्लैनेट्स, मर्क्यूरी जो बुध, देन कम्स वीनस, जैसा कि मतलब मैं सूरज से नज़दीक से लेकर दूर जा रहा हूँ तो पहले आता है मर्क्यूरी जो बुध ग्रह से हम जानते हैं, उसको बुध ग्रह कहते हैं हिंदी में। फिर आता है शुक्र विच इज़ वीनस, फिर पृथ्वी विच इज़ हमारा पृथ्वी, हमारा अर्थ। फिर आता है मंगल विच इज़ मास। फिर आता है गुरु जुपिटर। फिर आता है शनि सैटर्न। फिर आता है यूरेनस, उसको हर्षल कहते हैं हिंदी में। फिर आता है नेपच्यून को नेपच्यून भी काफ़ी लोग कहते हैं। अगर इसमें कोई शास्त्र हमारे हिंदी में ऐसा भी वर्णन हुआ है कि जैसा कहते हैं वरुण कहते हैं उसे। और प्लूटो का एक अच्छा सवाल है कि वो ग्रह है कि नहीं। पहले था प्लूटो, उसके बाद 2008 में आईएयू 2007 या 8 में आईएयू ने उसे प्लूटो को निकाल दिया। मगर अगर प्लूटो को भी रखे तो वो भी एक चक्कर काटता है। उसे भी प्लैनेट का दर्जा दिया गया था, उसे कहते हैं यम भी बोलते हैं उसे। तो ये सब ग्रह है जो सूरज के चक्कर लगाते हैं। परंतु यही सब नवग्रह नहीं है जो सौरमंडल बनाते हैं। ये नवग्रह और सूर्य ही नहीं है, बाकी बहुत सारे उल्का पिंड है, प्लस धूमकेतु जो आते हैं। आप धूमकेतु फेमस है, वो भी हमारे ही सूर्यमंडल का एक पार्ट है। मंगल और गुरु के कक्ष के बीच में वहाँ पे बहुत से छोटे छोटे पत्थर है, उसे एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं, वो भी सौरमंडल का पार्ट है। ये तो फिर भी लोगों इतने तो जानते हैं, बट यही सौरमंडल नहीं है। अगर आप जाओगे नेपच्यून के बाद प्लूटो भी हो गया, प्लूटो से थोड़ा और भी दूर जाओगे तो वहाँ पे सॉलिड बॉडी, आईसी बॉडी से वो भी चक्कर काटते हैं। वो एक्चुअली क्या हो गया है कि जब सौरमंडल बन रहा था तो ये सब पत्थर जो मेन पत्थर थे वो तो ग्रह बन गए, पर कुछ पत्थर बच गए। तो ये पत्थर जो बच गए हैं वो भी अभी भी बचे हुए हैं, वो अब तक उनका ग्रह बन नहीं सका, तो वो लेफ्ट ओवर्स है। तो वो पार्ट भी सौरमंडल का एक पार्ट है वो। और भी दूर जाओ तो उसे कहते हैं क्वाइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स। और भी दूर जाओगे तो क्या होता है कि एक पूरा बर्फीला पत्थर है, क्योंकि पानी तो है, ठंडा है, पानी को जब ठंडा कर लिया तो बर्फ बन जाता है, तो ये तो ठंडा है। वो पूरा सोलर सिस्टम का पूरा मतलब यानी स्फीयरिकल शेप में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब सब जगह वो फैला हुआ है और एक गोलाकार में फैला हुआ है। उसे कहते हैं ऊट्स क्लाउड, OORTS। ऊट एक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था, तो ऊट्स क्लाउड। तो ऊट्स क्लाउड, क्वाइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स, धूमकेतु, एस्ट्रॉइड बेल्ट, प्लैनेट्स और फिर सन, ये सब मिलके हमारा सौरमंडल बनता है। तो सौरमंडल जब कहते हैं तो ये ग्रह ही और सूरज ही नहीं है, ये सब भी आते हैं, मगर लोग ये भूल जाते हैं कि कॉमेट्स आ गया, धूमकेतु, एस्ट्रॉइड्स, क्वाइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स और ऊट्स के बारे में बहुत लोगों को पता भी नहीं है, पर वो भी हमारे सौरमंडल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एंड इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ऑफ कोर्स वहाँ पे इतना मास नहीं है, वहाँ पे इतना मतलब सबसे भारी तो हमारा सूरज ही है, उसके बाद भारी है जुपिटर, उसके बाद भारी है सैटर्न। बाकी तो सब अर्थ का आप वजन लोगे और सूरज से कंपेयर करोगे तो वो तो मिलियन टाइम्स कम है। सूरज और जुपिटर का, वो जुपिटर 1000 टाइम कम वजन है सूरज से। बाकी तो सब जाने ही दो। और अगर आप एक सूरज को रख लो और बाकी सब ग्रह, धूमकेतु, एस्टेरॉयड, ऊट्स क्लाउड सबको रखो, इस सूरज में मोर देन 99% मास, 99.9% मास सूरज में ही है। तो ये जो ग्रह सब बने हैं वो ओनली 0.1% है। तो सूरज इज द मेन थिंग। सूरज एक तारा है हमारे निहारिका मतलब गैलेक्सी में। ऐसे कई तारे हैं और कई तारे ऐसा नहीं हमारे निहारिका में है। वो कहते हैं कि 10⁻11 स्टार्स, मतलब 1 और 11 जीरो लगा दो, उतने सारे तारे हैं। हर एक तारे का प्लैनेट्स होता है, हर एक तारे का सौरमंडल होता है। तो ये सब गैलेक्सी में, मतलब गैलेक्सी इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। ओके,
तो ये गैलेक्सी बनता है। तो आप समझ लो कि कितना तारे होंगे, कितने प्लैनेट्स होंगे, कितने क्या क्या होंगे, उसमें से एक पार्ट है और हम कितने छोटे इन सब की तुलना में। और परंतु ये भी देखना है कि हमारे हमारे थॉट्स, हमारे साइंटिफिक एनालिसिस इतने छोटे होते हुए भी हम इनके बारे में जान सकते हैं। एंड ये मुझे हमेशा आश्चर्य लगता है कि ह्यूमन का माइंड, दो वेरी स्मॉल, इतने छोटे होकर भी हम कहाँ तक सोच सकते हैं। ये तो कोई महाशक्ति की देन होगी। सर आपने अभी पिछले आंसर में बताया कि प्लैनेट्स होते हैं, सन होते हैं या और कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड सब ये मिला के सोलर सिस्टम के प्लैनेट पार्ट होते हैं। करेक्ट। तो सर लेकिन क्या मून भी हर एक प्लैनेट, मून एंड हर एक प्लैनेट का मून भी सोलर सिस्टम को कंप्राइज करता है? या दैट्स अगेन अ गुड क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल है। यस, हर एक प्लैनेट का मून भी होता है, परंतु हर प्लैनेट को मून नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मर्क्यूरी और वीनस में कोई मून नहीं है। पृथ्वी का एक मून है, चंद्रमा, दैट्स नेचुरल सैटेलाइट, तो वो है। मार्स, मंगल ग्रह के 2 मून है। जुपिटर के लिए तो 70-80 मून है, पता नहीं, मुझे नंबर भी याद नहीं। उसका शनि का भी ऐसे कुछ नंबर है, 70 या 80। नेपच्यून का मून है, यूरेनस का मून है, इन सबको मून है। तो या कोई कोई प्लैनेट्स में मून होते हैं, कोई कोई प्लैनेट्स में मून नहीं होते हैं। प्लैनेट्स के मून भी सोलर सिस्टम का पार्ट ही है, तो उसके भी सोलर सिस्टम का पार्ट ही गिना जाएगा। ठीक है। तो सर अभी आपने जैसे बताया कि प्लूटो को गिन के हम 9 प्लैनेट्स कहते हैं, लेकिन हाँ। कभी कभार ऐसा होता है कि कभी अचानक से आता है कि 8 ही प्लैनेट्स है अभी, करेक्ट। फिर वापस 9 हो जाते हैं। तो सर ये कंट्रोवर्सी क्या है? प्लैनेट्स, गुड क्वेश्चन। प्लैनेट्स का ये होता है कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जब आप सूरज से दूर जाओगे तो पहला कक्षा में आपको बुध ग्रह का कक्षा मिलेगा, फिर वीनस का मिलेगा। तो एक एक ऑर्बिट है हर एक प्लैनेट का। ऐसा कभी नहीं होता है कि 2 प्लैनेट का ऑर्बिट एक दूसरे को कट करते हैं। अर्थ का ऑर्बिट है जो दूर है, तो यू कैन थिंक ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मतलब वर्तुलाकार का शेप उनका ऑर्बिट का शेप, और एक वर्तुलाकार, एक रेडियस का, फिर दूसरा रेडियस का। ये 2 सर्कल एक दूसरे को काटते नहीं है। और क्या होता है, जब आप नेपच्यून और प्लूटो का ऑर्बिट को देखोगे तो नेपच्यून और प्लूटो का ऑर्बिट इंटरसेक्ट होता है। तो इसीलिए प्लैनेट्स का डेफिनेशन वो था, और ऐसा बनाया गया कि ये प्लैनेट्स ऐसा होना चाहिए कि उनका ऑर्बिट्स कट नहीं होना चाहिए। परंतु प्लूटो का ऑर्बिट इंटरसेक्ट होता है, कट होता है नेपच्यून का ऑर्बिट से। इसलिए 2008 में आईएयू यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को क्या कहा कि वो प्लैनेट्स के हम उसे प्लैनेट हम नहीं स्वीकारेंगे, और उसे एक्चुअली एक क्वाइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट, जैसा मैंने आपको बताया था, प्लूटो के बाद एक बहुत सारे बर्फीली पत्थर है और रॉकी स्ट्रक्चर्स है, उसे क्वाइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो प्लूटो भी एक क्वाइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट है, और उसे प्लैनेट का दर्जा से निकालकर क्वाइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट कहने लगे लोग। तो वो है एक्चुअली। सो प्लूटो इज द बिगेस्ट क्वाइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट। तो सर अभी हम 8 समझे कि 9 प्लैनेट समझे? वो आपका डेफिनेशन है। तो अगर आप ये डेफिनेशन से जाओगे कि ये प्लैनेट है और प्लैनेट का ऑर्बिट इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, अगर आपका वो डेफिनेशन है, तो प्लूटो वो प्लैनेट में नहीं आएगा। तो इट्स ऑल अबाउट डेफिनेशन। आप क्या डिफाइन करते हो, कैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का है, एक लड़की है, लड़का को ये कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, लड़की को ये रहना है, ऐसा हम जनरल बोलते हैं, करेक्ट। वो डेफिनेशन है। ये शब्द जो है लड़का लड़की, ये तो हमने बनाया है। तो प्लैनेट्स भी, ग्रह का भी जो शब्द है वो हमने बनाया, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप फॉलो करते हो तो उसे प्लैनेट कहा जाएगा, ये नहीं करते तो प्लैनेट नहीं है। जिसमें से एक है कि वो एक दूसरे के ऑर्बिट को नहीं कट करना चाहिए। तो वो आधार पे है। तो आप कुछ भी बुला लो, नाम से क्या फर्क पड़ता है। तो थैंक यू, आपने ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था सबको कि 8 प्लैनेट्स है कि 9 प्लैनेट्स है। तो अब हमें पता चल गया कि प्लैनेट्स की एक डेफिनेशन ये भी होती है, एक क्राइटेरिया ये होता है कि वो 2 प्लैनेट्स आपस में उनका पाथ, उनके ऑर्बिट इंटरसेक्ट नहीं होने चाहिए, देन दे आर कंसीडर्ड एज अ प्लैनेट। तो सर अभी जैसे ये, क्योंकि प्लैनेट्स किसी ना किसी सोलर सिस्टम के पार्ट है, सौर मंडल के, तो क्या हम अज्यूम कर सकते हैं कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कोई सौर मंडल क्रिएट हो रहा होगा? या तो अगेन एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा
कि हमने कहा कि इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए उनका ऑर्बिट, तो उसे प्लैनेट कहा जाएगा। और भी बहुत कुछ क्राइटेरिया है, उसका इतना वजन होना चाहिए, उसका इतना मास होना चाहिए, तो देयर आर मेन अदर क्राइटेरियाज ऑल्सो। मैंने बात नहीं किया, मैंने एक ही एस्पेक्ट लिया कि उसका ऑर्बिट कट करना चाहिए, कट नहीं होना चाहिए प्लैनेट्स के लिए, हम पर उसका मास भी। प्लूटो एक बहुत छोटा प्लैनेट है, प्लूटो में भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद एक अपना चंद्रमा जैसा ही है, तो एक सैटेलाइट जैसे ही हो गया वो, तो प्लूटो बहुत छोटा है प्लैनेट है, तो उसका मास, का ऑर्बिट, ये सब पैरामीटर पे डिपेंड होता है जो प्लैनेट कहा जाए या ना कहा जाए उसे। आपका प्रश्न ये था कि बहुत से सोलर सिस्टम फॉर्म होते होंगे कि नहीं, या अभी फॉर्म हो रहे हैं एज वी स्पीक। ओके, एक टेलीस्कोप है चिली में, उसे कहते हैं आल्मा यानी ALMA, एटाकामा लार्ज मिलीमीटर अरे, और वो रेडियो टेलीस्कोप है। उसने 2015 में एक चित्र लिया था जहाँ वो देख रहे कि वो स्टार बन रहा है और स्टार का आजू बाजू प्लैनेट्स भी बन रहे हैं। ये तो थ्योरी तो था, साइंस में हमेशा थ्योरी बहुत लोग देते हैं, मगर आप कभी भी देखो नोबेल प्राइज कभी भी थ्योरी वाले को नहीं मिलता, जस्ट थ्योरी। वो थ्योरी से आप अगर प्रूव कर सके, आप ये दिखा सके आपके एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर कि ये राइट है, तो तभी मतलब उन्हें नोबेल प्राइज दिया जाएगा। वैसे ही थ्योरीज काफ़ी रहते हैं, थ्योरीज को टेस्ट करना ज़रूरी है। तो ये तो पता था कि सौरमंडल बनता कैसा है, क्या होता है, पर जब तक हम देखें नहीं तो साइंस उसे मानता नहीं ना। सीइंग इज बिलीविंग, साइंस वो आधार पे चलता है। मतलब गलत है सही है वो नहीं बोल रहा, मतलब साइंस का वो है कि अगर आपने कहा है तो वो दिखना चाहिए, या तो प्रमाण, साक्षात क्या बोलते हैं, प्रमाण चाहिए, प्रूफ चाहिए। तो सर जैसे आपने बोला कि चिली में एक टेलीस्कोप है, हाँ, तो सर आप उस बारे में थोड़ा बोल सकते, क्या उसने कैप्चर किया कोई सोलर सिस्टम, जैसा आप बता रहे कि स्टार के आसपास बहुत कुछ फॉर्म हो रहा था, तो क्या आप उस पर थोड़ा श्योर। तो तो बहुत सारे ये 2015 की बात बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा दूर नहीं, अभी तो 10 साल भी नहीं हुआ है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब ह्यूमन बीइंग्स ने पहली बार ये कैप्चर किया कि स्टार बन रहा है और उसके आगे इर्द गिर्द वो प्लैनेट्स भी बन रहे हैं। और बाद में थियरी एक्सेप्ट हुआ। तब तक हमारे पास और ये रेडियो टेलीस्कोप चाहिए, लॉन्गर वेवलेंथ और टेक्निकल हो रहा है, तो लॉन्गर वेवलेंथ का लाइट चाहिए, रेडियो तरंग चाहिए हमें ये देखने के लिए। तो ये फर्स्ट टाइम हमने देखा कि ये हो रहा है, और थ्योरी राइट था हमारा। एंड नाउ उसके बाद बहुत से अलग अलग सोलर सिस्टम भी हमने देखे और वही टाइप का हमें चित्र मिला। एंड अभी काफ़ी कुछ रिसर्च चल रहा है, लोग कर रहे हैं कि किस आधार पे बनते हैं, कितना प्लैनेट्स बनना चाहिए, क्या आधार, मतलब सोलर सिस्टम बनने के लिए क्या क्या चाहिए हमें। तो वो सब पे अभी रिसर्च हो रहा है। ये जस्ट स्टार्ट हुआ 2015, यानी जस्ट 8 साल पहले की बात है। तो यस, अगर आपका प्रश्न है कि आज हम ये बात कर रहे हैं और सोलर सिस्टम बन रहा है कि नहीं दुनिया में, यस बन ही रहा है और बनते ही जा रहा है। और परंतु सोलर सिस्टम बनने के लिए भी कम से कम 10 लाख साल लग जाता है। दैट्स अ टिपिकल टाइम फ्रेम ऑफ स्टार टू ग्रो। एंड तो जब एक तारा बनता है तो सोलर सिस्टम भी तभी फॉर्म होता है। काफ़ी कुछ थ्योरी, पहले लोग कहते थे कि तारा पहला बन जाता है उसके बाद प्लैनेट्स फॉर्म होता है, कोई कहते हैं कि प्लैनेट्स पहला बन जाता है उसके बाद स्टार्स फॉर्म होता है। मगर आप देखोगे हमारा सूरज का उम्र और धरती का उम्र वह एक ही है। क्या उसका मतलब क्या हुआ कि एक ही टाइम में साथ में ही बनते हैं। ये थ्योरी था और हमने ये देखा आल्मा टेलीस्कोप से, और वो थ्योरी अब एक्सेप्टेड है कि यस साथ में ही सब कुछ होता है। सर अभी आपने जैसे बताया कि बहुत सारे सोलर सिस्टम फॉर्म हो रहे हैं, तारे जीते हैं, तारे बनते हैं, मरते हैं, तो सर ये हम ये जस्ट सोच नहीं सकते कि ऐसा होता होगा। इनको जैसा आपने बताया कि हमें प्रूफ चाहिए होता है, तो अगर हमें इनका प्रूफ चाहिए तो हमें उतने पावरफुल टेलीस्कोप भी चाहिए। यस। तो अभी हमने देखा है हाल ही में कि एक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसको हम JWST बोलते हैं, वो स्पेस में भेजा गया है। तो सर वो हमें पूरा एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताएगा, तो वो क्यों इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे? यस, स्पेसिफिकली फॉर JWST। करेक्ट। JWST stands for James Webb Space Telescope. वो एक्चुअली इंफ्रारेड लाइट को देखता है ना। इंफ्रारेड लाइट यानी सभी ने एक्सरे के बारे में सुना है, करेक्ट? लाइट तो देखा ही है, आपको आंखों से लाइट दिखता है। एक्सरे क्या है? एक्सरे भी एक टाइप का लाइट ही है, बट वो आपको एक्सरे दिखता नहीं है। आई एम श्योर
आपका कभी हाथ फ्रैक्चर हुआ होगा या तो कुछ मेडिकल मैंने तो ब्लैक एंड व्हाइट ही देखा है, बस एक्सरे। एक्सरे या तो एक्सरे भी एक उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट बोलते हैं। बहुत सारे लाइट है मतलब यूनिवर्स में। एक तो एक्स रेस हो गया, गामा रेस हो गया, यूवी रेस हो गया, ऑप्टिकल तो जो हमें दिखता है आंखों से, बाद में इंफ्रारेड लाइट है, रेडियो ना, आप इंटरनेट देखते हो करेक्ट, अब तो घर घर में कंप्यूटर लैपटॉप यूज़ होता है, इंटरनेट यूज़ होता है। इंटरनेट रेडियो तरंगे पकड़ता है और वो आधार पे आपको इंफॉर्मेशन या तो इंटरनेट या तो वेबसाइट दिखता है, मगर आप देख सकते हो रेडियो लाइट, आपको दिखता है नहीं दिखता है। तो बहुत सारे लाइट है जो हमें दिखता है, कुछ लाइट है जो हमें दिखता है, उसे हम ऑप्टिकल लाइट कहते हैं, जो लाइट हमें नहीं, और काफ़ी कुछ लाइट है जो हमें नहीं दिखता है। वैसे ही इंफ्रारेड लाइट है जो हमारे आंखों से नहीं दिखता है, और वो लाइट है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट को देखता है, सेंस करता है, जो हमें स्टार्स एमिट कर रहे हैं। हाँ, जो स्टार्स एमिट कर रहे हैं। स्टार्स सब लाइट एमिट करते हैं, ऐसा नहीं कि स्टार्स सिर्फ ऑप्टिकल लाइट एमिट करते हैं। सोडियम तो एलिमेंट हो गया, मगर स्टार्स आपको एक्सरे भी देगा, स्टार्स आपको यूवी भी लाइट छोड़ेगा, स्टार्स आपको ऑप्टिकल लाइट भी देगा, तो इसलिए तारे हमें दिखते हैं। स्टार्स आपको इंफ्रारेड भी देखेगा, मगर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ऐसा टेलीस्कोप है जो इंफ्रारेड लाइट को सेंस करता है। ये तो सब जाने दो, आपको मैं प्रश्न पूछता हूँ। ट्रैफिक लाइट तो आपने देखे ही होंगे जी। कौन सा ट्रैफिक लाइट का कलर क्या होता है? ग्रीन, येलो और रेड। ग्रीन किस लिए होता है? चलने के लिए। रुकने के लिए? लाल, हालांकि हम लोग कभी कभार स्किप कर देते हैं। नहीं वो तो ठीक है, मगर लाल लाइट ही क्यों चूज किया? डेंजर का साइन है या हमने बना दिया कि वो डेंजर। मगर लाल लाइट ही क्यों चूज किया? मे बी वो उतना आपको आपके आंखों में अट्रैक्ट करता होगा कि भाई अभी रुक जाओ। ब्लू लाइट भी लगा सकते थे हम। ब्लू थोड़ा सूदिंग टाइप लाइट हो जाती है। उसका कारण है, समझो एक धुंध छाया हुआ है ट्रैफिक सिग्नल आपके बीच में, मैंने एक ब्लू लाइट और एक रेड लाइट ये किया, जलाया, सेम इंटेंसिटी सेम पावर, कौन सा लाइट आपको पहला दिखेगा? रेड दिखेगा। तो रेड लाइट का एक प्रॉपर्टी है कि वो हमें जल्दी दिखता है, मतलब अगर डस्ट पार्टिकल भी होगा ना तो वो रेड लाइट आपको पहला दिखेगा। सेम थिंग इंफ्रारेड लाइट है जो और भी रेड कलर है, मतलब रेड कलर बोल नहीं सकते क्योंकि वो और भी लॉन्ग वेवलेंथ है, तो वो लाइट हमें पहला, मतलब अगर कुछ डस्ट होगा यूनिवर्स में, हमें जब तारा कुछ दूर तक ही आप देख सकते हो, आपको दूर का तारा नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता आपको दूर का तारा? धुंधली जैसा दिखेगी कभी कभी। क्यों होता है? क्योंकि वो इतना डिस्टेंस ज्यादा है और हम जहाँ खड़े हैं पृथ्वी से पर, और वहाँ तारा के बीच में डस्ट है, बहुत सारा डस्ट कॉलम होता है, तो उससे क्या होता है, लाइट बिखर जाता है और हमें नहीं दिखता है वो कलर। जितना रेड होगा, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि रेनबो कलर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर का, उसमें से रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, तो वो दिखेगा आपको, क्लियरली दिखेगा। तो इंफ्रारेड और भी अच्छा आपको दिखता है। तो इसलिए हमने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बनाया था, क्योंकि हबल एक टाइम ऐसा आ गया था, हबल स्पेस टेलीस्कोप आप तो इसके पहले वाला टेलीस्कोप, हाँ, जो स्पेस में था, जो काफी दूर का निहारिका तक देखा, मगर एक टाइम ऐसा आ गया कि उसका पावर मतलब उतना नहीं था कि और काफी दूर देखा जाए। इसीलिए हमें एक ऐसा टेलीस्कोप चाहिए था जो और भी काफी दूर तक जाए, जो हमें पहला यूनिवर्स का पहला निहारिका हम देख सके, गैलेक्सी हम देख सके, ताकि समझे कि गैलेक्सी फॉर्मेशन कैसा हुआ। उसके लिए हमें इंफ्रारेड टेलीस्कोप चाहिए था। तो 1995 में ये हुआ कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बनाया जाए। तो बनते आज के ज़माने में आज एक टेलीस्कोप हम ले तो 25-30 साल लग ही जाते हैं टेलीस्कोप बनने को। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप उसी के लिए बना था कि इंफ्रारेड से हम और भी दूर की चीज़ें देखें, पहला गैलेक्सी, फर्स्ट तारा हम देखें। आज मैंने कहा कि तारा मरते हैं, करेक्ट? तारा मरने से बाद उनका जो गैस होता है वो स्पेस में जाता है और उसमें से अगेन न्यू स्टार्स आर फॉर्म, अगेन नए तारे बनते हैं। तो कुछ तारा मर गए होंगे, तो कोई ऐसा भी तारा होगा कि जो पहला स्टार्स बना होगा यूनिवर्स में। कभी ना कभी तो यूनिवर्स स्टार्ट हुआ, जो बिग बैंग हम कहते हैं, यूनिवर्स स्टार्ट हुआ होगा, तो पहला तारा तो कभी ना कभी आया होगा। वो तारे को भी हमें देखना है, वो तारे कितने डिफरेंट है आज के तारों से, उसको देखना है, उसको समझना है। गैलेक्सी कितने डिफरेंट है आज के तारीख में और तभी के तारीख से, और क्या कैसा डेवलप हुआ यूनिवर्स,
ये डेवलपमेंट से आगे चल के क्या होगा तो उसका आइडिया हमें मिलेगा। तो वो इसीलिए हमने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बनाया और वो इंफ्रारेड में काम करते हैं ताकि हमें दूर की चीज़ें और स्पष्ट दिखाई दे और हम ये समझे कि तारे और नीहारिका का जन्म कैसा होता है, क्या हुआ, और हम समझ सके कि ये यूनिवर्स का क्या बोलते हैं उत्पत्ति, तारों का उत्पत्ति कैसा हुआ, नीहारिका का उत्पत्ति कैसा हुआ और कहाँ जा रहे हैं हम। सर मैं आपको इस पे काउंटर क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अभी हमें पता है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप का एटलीस्ट 10 से 15 बिलियन डॉलर का ऐसा मेरा गेस है कि इतना तो एटलीस्ट इतना खर्चा आया होगा। मैं एज अ टैक्स पेयर, मेरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों करोड़ों लोग हैं, तो उनको क्या बेनिफिट है? उनका पैसा तो इसमें जा रहा है, तो उनको अभी क्या डायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है कि वो करेक्ट टैक्स में अपना पैसा दे? यस, ये बहुत सवाल मुझे भी पूछते हैं, मेरे स्टूडेंट भी पूछते हैं कि हम क्यों पैसा दें ये टेलीस्कोप इतना रिसर्च को, इससे क्या होता है? या तारा है, तारा देखते हैं आप लोग तो उससे क्या अच्छा लगता है, देखिए बहुत सुंदर है, बट फायदा क्या? मेरे टैक्स का पैसा जा रहा है पूरा। एग्जैक्टली, $10 बिलियन लग गया जेम्स वेब के लिए, बहुत सारा मिशन आ रहे हैं, तो फायदा क्या है? 10 बिलियन में हमारे अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो वो 80,000 करोड़ हो जाता है, लगभग। करेक्ट। ये एस्ट्रोनॉमी का कभी भी डायरेक्ट ये नहीं है, यूज नहीं है। अभी वो हमारा कैमरा रिकॉर्ड कर रही है, वो कैसा रिकॉर्ड कर रही है? क्या लगा है उसमें जो रिकॉर्ड हो रहा है? लेंस और सीसीडी से चार्ज कपलिंग डिवाइस होता है। पता है वो पहले कहाँ यूज हुआ था? इट वॉज यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी बिफोर टू कलेक्ट द डेटा एंड ऑल। तो आज ऐसा तभी वो बड़ी बात थी, सीसीडी पहला यूज हुआ एस्ट्रोनॉमी के लिए, और आज तो हर एक के फोन में है, पहली बात। दूसरी बात, मैं एक फ्रेंड से बात करा था, उसे वो कह रहा था कि उसे एक ऐसा प्रोब भेजना है जो वीनस में उतरे। आपको पता है वीनस में यहाँ पे तो बारिश होता है तो पानी बरसता है, शुक्र ग्रह में यानी वीनस प्लैनेट में जब बरसता है तो आपको पता है क्या बरसता है? सल्फ्यूरिक एसिड बरसता है, और वहाँ का टेम्परेचर बहुत गर्म है। तो ऐसा हमें एक मटेरियल चाहिए जो वीनस में उतरे और उस पर सल्फ्यूरिक एसिड भी गिरे तो कुछ ना हो। तो वो मटेरियल हमें ऐसा बनाना है। तो एस्ट्रोनॉमी मटेरियल इंडस्ट्री को बूस्ट कर रहा है। वो मटेरियल अगर बनेगा तो वो आज हम इसके लिए यूज कर रहे हैं, कल नॉर्मल लाइफ के लिए हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि जैसे सीसीडी पहले एस्ट्रोनॉमी के लिए यूज होता है, बट अब हर एक फोन में सीसीडी है। करेक्ट। आपने सीटी स्कैन किया है कभी? हाँ। मेडिकल में वो बेचते हैं और क्या करते हैं, लाइट आपको सब बीच में आप रहते हो और ऐसा वो गोल घूमता है और आपको एक्सरे हर एक एंगल से जाता है, फिर एक 3D पिक्चर बनता है। तो 3D पिक्चर कॉन्सेप्ट कहाँ से बना? वो प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट, वो एक ऑब्जेक्ट जो है स्पेस में है उसे आप देखो अलग एंगल से और फिर उसका 3D डायमेंशन निकालो। वो तो जाने दो, आज के तारीख में आप सोच सकते हो बिना इंटरनेट का? नहीं, इंटरनेट के लिए क्या चाहिए? आधे से ज्यादा युद्ध तो, अगर आप जैसे हमारे यहाँ बहुत अच्छी कहावत है इंडिया में कि अगर आपको देखना है कि आपके घर में कौन कौन रह रहे हैं तो वाईफाई बंद कर दो, सब बाहर निकल के तो सैटेलाइट चाहिए, करेक्ट, इंटरनेट के लिए। और कभी कभी सैटेलाइट्स के लिए हमें ये हमेशा सूरज को निगरानी में रखना पड़ता है, क्योंकि सूरज कभी कभी हैवी पार्टिकल्स और आयोनाइज पार्टिकल्स छोड़ता है, जो हमारा अगर सूरज छोड़ दिया हमारे पृथ्वी के साइड में आ गए तो सैटेलाइट्स को हार्म कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेटरी कुछ ऐसा 6-7 ऑब्जर्वेटरी बनाया गया दुनिया में जो हमेशा सूरज को 24 घंटा नजर रखे उस पर, और अगर सूरज ने कुछ किया और ये कुछ पार्टिकल्स आ रहा है सूरज से, हम क्योंकि सूरज से अगर पार्टिकल्स यहाँ पे आने को 3 दिन लगता है, 2.5 से 3 दिन लगता है, क्योंकि वो 700 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से आते हैं, तो उसे 2.5 से 3 दिन लगता है। और हमने अगर वो देख लिया तो हम ये कर सकते हैं कि हमारे सैटेलाइट्स को ऑफ कर सकते हैं और हमारा सैटेलाइट बच जाएगा। तो सैटेलाइट्स का सुरक्षा के लिए भी हमें करना चाहिए। या हुआ था 1988-89 में कनाडा में पूरा ग्रिड खत्म हो गया था, इलेक्ट्रिक ग्रिड, और कनाडा 2-3 मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। सूरज के हैवी पार्टिकल्स आके कनाडा में वो इलेक्ट्रिक ग्रिड का फेल कर दिया था पूरा। तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो और भी बहुत कुछ है एस्ट्रोनॉमी का यूज। अभी जाके हम एस्ट्रॉइड में खनन कर रहे हैं फॉर आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो हमारा एनर्जी रिसोर्सेज को भी यूज करने के लिए हमें दूसरा प्लैनेट से मटेरियल चाहिए। तो ये सब एस्ट्रोनॉमी का इनडायरेक्ट यूज है। और
आगे चल के इसका यूज होता है। हम ये नहीं कह सकते कि तुरंत यूज नहीं, तो हमारे इसका कुछ यूज नहीं है। जैसे आप कह रहे हो कि एक टाइम पे कपलिंग डिवाइस जब एस्ट्रोनॉमी के लिए यूज होगा तब सब ऐसे होंगे कि हाँ, क्या इसका फायदा है, फायदा क्यों हम मेरा टैक्स पैसा वेस्ट हाँ, गया है, बट exactly. अब हमें आज दिख रहा है कि वो कैमराज में यूज हो रहा है। सिटी स्कैन, मेडिकल पर्पज, सबसे बहुत जगह बहुत 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 कुछ यूज है। मैं जस्ट 4-5 चीज बताया आपको उदाहरण के तौर मैं थिंक कि 4-5 चीज आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप Absolutely. देख लो, एब्सोल्युटली, हम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो दैट्स बिकॉज जस्ट यस, ये भी नहीं होता। तो सर हम अब तक देखते थे कि साइबर रेस चल रही है, टेक्नोलॉजिकल रेस चल रही है, इसमें यूएस बहुत आगे चला गया, लेकिन अब एक नया रेस शुरू है जो कि स्पेस रेस है, स्पेशली स्पेस रेस में भी मून रेस। तो सर व्हाई मून रेस? यस, गुड क्वेश्चन। और मैं सॉरी और मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि 3 कंट्रीज ऑलरेडी इस रेस में आगे है हमसे। हमने अभी शुरू किया है, विच इज वेरी गुड। हम ऑलरेडी रेस में आ चुके हैं, यूएस, रशिया एंड चाइना, एंड अब नाउ इट्स इंडिया। अब इंडिया भी एंटर कर चुका है मून रेस में। यस, या JWST मेनली यूएस का है, बट वो ओनली यूएस का नहीं है, उसमें का यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी का भी कुछ योगदान है। आई थिंक इवन कैनेडियंस का भी योगदान है, तो इट्स जस्ट नॉट यूएस फॉर JWST। हाँ, टॉकिंग अबाउट चंद्रयान मिशन, पता है चंद्रयान 3 तो लॉन्च हो गया है एंड रोज ही न्यूज़ सुन रहे हैं हम चंद्रयान 3 का। चंद्रयान में आपको आपने जैसा बताया, पहला यूएस, रशिया और चाइना तो आ ही गए हैं, और इंडिया भी चंद्रयान 1 2008 में तो इंडिया भी सक्सेसफुल हुआ था। चंद्रयान 2 अनफॉर्चुनेटली 2019 में नहीं हो पाया। सर सक्सेसफुल, लेकिन वो एंट्री की दैट वाज सक्सेसफुल, बस हमारा विक्रम लैंडर का थोड़ा इशू हुआ चंद्रयान 2 का। लेट अस नॉट गो वेदर फेल हुआ क्या। अब ऐसा हो गया कि अभी हम ऐसा लेवल में चले गए हैं आज के तारीख में, जहां अभी हम रिसोर्सेस, मून से रिसोर्सेस, एस्ट्रॉइड से रिसोर्सेस लेने लगे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टॉकिंग अबाउट एस्ट्रॉइड, एक एस्ट्रॉइड है जो प्लान है नासा का कि उसे माइन किया जाए वो एस्ट्रॉइड को फॉर आवर रिसोर्सेस। हमारा रिसोर्सेस अभी कितने हम लेंगे पृथ्वी से? 8 बिलियन पॉपुलेशन हो गया है दुनिया का। हमारा 10 तक भी जाने का प्लान है। आई थिंक वहाँ पे जो डेटा एनालिस्ट थे, वो जो पॉपुलेशन ट्रेंड देख रहे थे, वो कहते हैं कि आज से कुछ सालों के बाद तो 10 बिलियन 12 बिलियन, थोड़ी और मेहनत करेंगे तो 10 बिलियन 12 बिलियन हो ही जाए ना। ट्रेंड ही वैसा है क्योंकि इतना पब्लिक है, उनके बच्चे होंगे तो 10-12 बिलियन तो हो ही जाएगा पॉपुलेशन। उनका रिसोर्सेस कहाँ से लेके आए? तो कुछ और ग्रहों से रिसोर्सेस लिया जा सके, कोई और ग्रह का खनन कर सके, और प्लान है कि कोई एस्ट्रॉइड्स में जाके वो रिसोर्सेज वहाँ से ले आया जाए। चंद्रयान 3 के ये भी है कि सबसे नज़दीक कौन सा है? अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए तो आप क्या करोगे? अपने घर के बाजू में देखोगे ना। तो जैसे कि हम इंडिया यहाँ पे कि अगर चीनी चाहिए तो हम बगल में चले जाते हैं। कभी चाय के लिए अगर चीनी नहीं है घर पे तो बगल से लेके आते हैं। वैसे रिसोर्सेज के लिए अगर पृथ्वी का सबसे नियरेस्ट नेबर कौन है? चंद्रमा। तो अभी हम चंद्रमा पे देख रहे हैं कि वहाँ पे कुछ रिसोर्सेज है कि नहीं। अभी ये भी है कि हीलियम 3 का पता चला है, और हीलियम 3 इज अ वेरी क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। और न्यूक्लियर एनर्जी आपको पता ही है, उससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड फॉर आवर पर्पस, डे टू डे लाइफ एंड ऑल, और वो क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। तो हीलियम 3 एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बन गया है कि हमें ये चाहिए। तो दैट्स वन थिंग। मुझे पता नहीं कि कितना रिसोर्सेस है, क्या है। तो सभी लोग यही चक्कर में जा रहे हैं कि हमें बाकी का प्लैनेट्स, बाकी का ग्रह में जाके, आपको पता है मंगल में तो मंगल लाल क्यों दिखते हैं? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा आयरन है, लोखंड है, आयरन है, तो रस्टी आयरन का कलर जो होता है वही मंगल का कलर है। तो अगर ये सब है तो वाई नॉट हम इन्हें यूज़ करें, ऐसा है। तो वो रेस हो रहा है एक्चुअली। तो बाकी प्लैनेट से, या तो मून से, या तो अलग एस्ट्रॉइड्स जो भी है, वो हमें हमारा डेली एनर्जी यूज़ के लिए हम अगर उनको यूज़ कर सकते हैं, उनका रिसोर्सेज, तो वाई नॉट। तो वो प्लान है एक्चुअली। इट्स लाइक यू नो, आई डोंट नो, आप मिचियो काको को देखते हैं, साइंटिस्ट, बट वो कहता है कि देयर आर डिफरेंट पॉपुलेशन लेवल्स, पॉपुलेशन 0, पॉपुलेशन 1, पॉपुलेशन 2।
अब ऐसा हो गया, हम सब एक भाषा बात करते हैं आजकल पूरा दुनिया में, जो है इंग्लिश। अमेरिका, अगर वो इंग्लिश नहीं होता तो अमेरिकन को इंडियन क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आएगा, इंडियन को अमेरिकन क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आएगा। तो वी हैव कम अ कॉमन लैंग्वेज। वी हैव, अब तो ऐसा भी हो गया कि जो भी बड़ा बड़ा इंटरनेशनल, अभी जो टेलीस्कोप का प्रोजेक्ट्स बनता है वो भी एक कंट्री नहीं बनाता है, मेनी कंट्रीज कम टुगेदर। तो एक एफर्ट बन गया कि सब हमें हमारा स्मॉल डिफरेंसेस को छोड़ के सब एक साथ आके और एक गुट बन के हम ऐसा कर रहे हैं कि कुछ एक अलग लेवल पे। अब तक हमारा एनर्जी का अवेलेबिलिटी कहाँ से आता है? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, पेट्रोल, गैस हो गया, Fossils. इससे फॉसिल फ्यूल से आता है। बट ये डेड प्लांट्स एनिमल से हमारा नहीं हो सके, क्योंकि पता है एक ना एक दिन वो खत्म हो जाएगा। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर सौर ऊर्जा के लिए, सोलर एनर्जी के लिए, विंड एनर्जी के लिए, एंड ऑल दोस। एंड नाउ वी आर कॉन्करिंग। अभी अर्थ को हमने Planets, asteroids. ऐसा एक स्टेज आ गया जो अर्थ को छोड़ के अभी हम अर्थ से बाहर जाके वो रिसोर्स भी लेकर यूज करने का टाइम आ गया है। तो वी आर ग्रोइंग इन दैट स्टेज। तो ये एक इवोल्यूशन स्टेज है, इंटेलेक्चुअली इवोल्यूशन स्टेज आई विल से। तो वो हम वो आधार पे जा रहे हैं अभी, जहां हमने अभी पृथ्वी को छोड़ बाहर का चंद्रमा या तो दूसरे ग्रह, एस्टेरॉइड्स, उनसे अभी हम रिसोर्सेज लेने का उतना पोटेंशियल आ गया है। एंड वी आर गोइंग टू दैट स्टेज। मे बी जो हम भगवान बोलते हैं, मे बी भगवान विल बी लिटिल बिट मच मोर हायर देन अस। तो इट्स लाइक एन इवोल्यूशन स्टेज। और मे बी सब सौर मंडल के ऊपर एक ऊपर, हाँ, लेयर तो हो सकता है, आप जो भी आप कह लो। तो वो एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ बोल सकते हैं कि हम अभी वो स्टेज में जा रहे हैं। ऑफ कोर्स वो ऐसा नहीं कि 100 साल में हो जाएगा, 200 साल में हो जाएगा, इट मे टेक सम मे बी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, बट दैट्स व्हाट द फ्यूचर आई सी। सर मून पे जैसे अभी मैं एक काउंटर क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जैसे अभी मून पे अभी सिर्फ 4 ही कंट्रीज है और बहुत थोड़ा, क्योंकि सबका कॉस्ट होता है। तो मान के चलिए कि आपका क्या गैस है कि कितने सालों में ऐसा होगा कि इट विल बी टू एंड फ्रो बहुत इजी हो जाएगा मून पे जाना आना, रिसोर्स लाना? आपके आपसे क्या, आपको क्या लगता है? कितने सालों में, मैं तो ये नहीं बता सकता हूँ कितने सालों में होंगे, डिपेंड्स अपॉन इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री एंड कहाँ जैसे जा रहे अभी हैं, क्या करंट जा रहे सिचुएशन हैं। ली जाए कि सबको बजट सब मिल रहा है अच्छे से, फिर भी एक आपको क्या लगता है? पता नहीं, आई एम नॉट दैट क्वालिफाइड टू आंसर दिस क्वेश्चन। कभी 20 साल भी हो सकता है, 30 साल भी हो सकता है, 50 साल भी हो सकता है। आपको पता है कोविड आया तो हम पीछे चले गए कुछ सालों के लिए। कल कुछ महामारी आ जाए, या तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए, तो गया और 10-20 साल पीछे चले गए। मैं तो कुछ जस्ट नंबर दे रहा हूँ, 20 साल 30 साल। तो क्या होने वाला है तो मुझे भी मालूम नहीं, आपको भी पता नहीं है। अब तो वो कौन था, एलॉन मस्क या कोई तो था, जेफ बेजोस, जो बोल रहा था कि वो मून में जाएगा एंड वो शुरू कर रहा है, एंड कुछ लेके जाने वाला है लोगों इलॉन को। मस्क से तो मार्स को मास्क, न्यूक आई करने थिंक की इट वाज जेफ बात बेजोस थी। और समवन हु वाज वांटेड टू गो, और वो सब लोगों को लेके जाने वाला था करके। तो आ गया एक स्टेज, ऐसा नहीं कि, और 100 साल कुछ बड़ा चीज नहीं है ह्यूमन, मतलब ये चीजों के लिए, बिकॉज 100 साल हमारे लिए बड़ा है एज ए ह्यूमन, बट फॉर दिस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड इट्स 100 साल इज नथिंग। तो बोल नहीं सकते हैं, 50 साल में भी हो सकता है, 100 साल में भी हो सकता है, तो कॉमन हो जाएगा। जैसे कि आज हम जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, कहाँ जा रहे हो? गर्मी की छुट्टी में हम इटाली चले गए या तो लंदन चले गए। ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, छुट्टी में हम मून चले गए, मार्स चले गए। ऐसा भी हो सकता है। सो मे बी फ्यू डिकेड्स आई विल से, पता नहीं, 100 इट्स जस्ट अ गेस। मेरा मानना है कि आई थिंक इन द कमिंग 100 years हो सकता है, हम लोग का बहुत इजी जर्नी हो जाएगी, एटलीस्ट नॉट फॉर द जनरल पब्लिक, बट जो करंट एस्ट्रोनॉट्स, जो करंट स्पेस मिशंस है, लाइक चंद्रयान, ये सब, वो सब मुझे लगता है आफ्टर 100 years इट विल बी वेरी स्मूदर एंड वेरी इजी। ऐसा बोलते हैं, क्योंकि मैं लोगों से मिला जो अभी थोड़ा उम्र हो गए, उन लोग भी कहते थे कि जब हम पहले बार जब इंसान गए मून पे, तो हमने सोचा कि अनदर 40-50 साल में तो इंसान तो बहुत कुछ चला जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो बोल नहीं सकते हैं कि 1970 में जो बच्चे थे वो सोचते थे कि बाय 2020 तक तो हम भी चले जाएंगे दूसरे ग्रह में। अब तो इंसान तो चांद तक चला ही गया है, तो इंसान अलग ग्रह में भी जा सकते हैं अगला 50-60 साल में, मगर वो नहीं हुआ। तो क्या वही आधार पे हम भी बोल सकते हैं कि तब ये प्रश्न अभी भी है और लगा है कि जा सकते हम तो जस्ट एक गेस के लिए बोल सकते हैं, सिचुएशन या से कुछ भी हो सकती है। कल और दिन खराब आए, कुछ वर्ल्ड वॉर जैसा मैंने कहा, या महामारी आए, तो पता नहीं क्या होगा। सर अभी जैसे हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है, स्टार्स के बारे में बात कर ली है,
पूरे सोलर सिस्टम के बारे में बात कर ली, मून रेस के बारे में बात कर ली। सर मैं अभी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो शायद बहुत ही कम लोग को पता होगा या उन्होंने सुना भी नहीं होगा, जो कि एक है डार्ट मिशन। हाँ सर क्या आप बता सकते हो कि वो डार्ट मिशन क्या था? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। या डार्ट मिशन उसका तो फुल फॉर्म मुझे भी मालूम नहीं, मगर लास्ट सितंबर 2022 में ऐसा हुआ था कि एक ये मिशन बनाया गया कि एनीवे गोइंग बैक लिटिल बिट, आपको पता है डायनासोर्स कैसा एक्सटिंक्ट हुए। पहले डायनासोर्स हुआ करते थे और ये कहते हैं कि एक बड़ा उल्का पिंड कुछ गिरा दुनिया में और डायनासोर्स की वजह से एक्सटिंक्ट हुआ। आज के तारीख में अगर एक उल्का पिंड गिर गया तो आज डायनासोर्स के बदले हम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। क्या इसे हम कुछ कर सकते हैं, कुछ रोक सकते हैं और इसे बचा जाए? जो हमारे अर्थ की, हमारे पृथ्वी की तरफ आ रहा है उसको यस उसको रोका जा सके। तो ये मिशन था जो डार्ट मिशन था। तो ये ऐसा मिशन था कि एक एस्टेरॉयड था, अपने कक्षा में घूम रहा था। तो हमने क्या किया, एक प्रोब भेजा वहाँ पे प्रोब, और उससे एक टकराया वो एस्टेरॉयड से, और वो एस्टेरॉयड से टकराने से वो क्या हुआ कि वो एस्टेरॉयड का पाथ बदल गया। तो हमने उसका पाथ एक कोलिशन करके उसकी दिशा बदल दी। उसकी थोड़ा उसका जो ऑर्बिटल प्लेन था वो बदल दिया, या तो उसका डायरेक्शन बदल दिया, आप कह सकते हैं। लेकिन क्या वो एस्टेरॉयड हमारे अर्थ पे गिरने वाला था या हमने जस्ट मिशन के लिए हमने मिशन के लिए किसी एग्जिस्टिंग एस्टेरॉयड को उससे किया था? तो ये हमें टेस्ट करना था कि हम कितने सक्सेसफुल है, क्या हम कर सकते हैं कि नहीं। एंड सक्सेसफुल हुआ। सितंबर 2022 में सक्सेसफुल भी हुआ। एक बड़ा आई थिंक साइज ऑफ कॉफी वेंडिंग मशीन का साइज का उतना था। उससे बड़ा कॉफी वेंडिंग मशीन आप देखते हो ना, वो कॉफी जो रखते हैं यूनिवर्सिटीज में एंड ऑल। अच्छा, वो तो उतना बड़ा होगा। और वो एक एस्टेरॉयड तो पता है कितना किलोमीटर था मुझे मालूम नहीं, उसका साइज 2-3 किलोमीटर तो हो गए। उसे टकराया तो उससे उसका दिशा बदल दिया। नाउ अभी आपका प्रश्न ये होगा कि ये रियली खतरा है कि नहीं हमें, कि ऐसे हमने करने के लिए कर दिया। देयर आर सम एस्टेरॉयड जो कभी कभी बहुत नजदीक आते हैं। सर नजदीक मतलब कितना? बताता हूँ मैं। अप्रैल 13, 2029, अभी तो 2023 चल रहा है, यानी 6 साल के बाद 2029 में एक एस्टेरॉयड है, इसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, पर वो बहुत नज़दीक आने वाला है अर्थ का। वो 30,000 किलोमीटर कुछ आ जाएगा अर्थ से। 30,000 किलोमीटर बहुत नज़दीक है, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट से 36,000 किलोमीटर है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट का भी अंदर आने वाला है। जाएगा। और वो है शुक्रवार और अप्रैल 13 बोलते ना, 13 शुक्रवार अनलकी है। बट कोलिशन अर्थ के साथ नहीं होगा, पर आते हैं ऐसा कोई एस्टेरॉयड बहुत काफी नजदीक तक आते हैं। क्यों रिस्क लेना है? हाँ, और अब तो वो इतना खतरा नहीं है, मगर कोई एस्टेरॉयड ऐसा आ सकता है कि और भी मतलब कोलिशन का एकदम 100% चांस होगा। तो ये मिशन से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कि उसे दिशा बदल सके, और ताकि हम सब बच जाए, या तो हम भी डायनासोर की तरह एक्सटिंक्ट हो जाओगे। बट वी वॉच आउट फॉर 13 अप्रैल 2029, यू विल सी दिस एस्टेरॉयड। एंड ये एस्टेरॉयड इतना बोलते हैं कि तब इतना ब्राइट भी दिखेगा करके, एंड 30,000 किलोमीटर इज नथिंग। सो इट हैज गॉट, बिकॉज दे ऑलवेज कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन के हिसाब से और कुछ 2% अर्थ से भी टकरा सकता है बोलते हैं। 2% इज स्टिल अ वेरी ह्यूज नंबर। इट्स अ ह्यूज नंबर। अगर आप पूरी ह्यूमैनिटी ले लो तो, अगर सोचोगे तो यार, तो एग्जैक्टली। बट 98% नहीं टकराएगा, बट 2% टकराएगा। तो मैं किसी से बात कर रहा था कि हम वो एस्टेरॉयड को क्यों नहीं कर देते हैं, डिफ्लेक्ट क्यों नहीं करते। तो बोलते हैं ये एस्टेरॉयड को डिफ्लेक्ट करना हमारा पास अभी तक इतना कैलकुलेशन, इतना स्पेसिफिक नहीं, हम इतना माहिर नहीं है कि रियली कुछ कर सके। कुछ उल्टा हो गया, ये 2% का अगर 20% हो गया तो और भी खतरा बढ़ गया। तो कोई भी एस्टेरॉयड जब नजदीक आता है तो उससे हम ज्यादा ये नहीं करते, क्योंकि हमारे पास अभी तक इतना एक्सपर्टीज नहीं है अभी तक। कोई भी एस्टेरॉयड जब दूर जाता है तो हम उनसे कुछ मस्ती कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं ताकि वो चले जाए, खतरा ना बने। सो अभी हम मतलब वी हैव जस्ट डन वन टेस्ट किया है। वन टेस्ट इज नथिंग, वी हैव टू डू मल्टीपल टेस्ट सो दैट वी बिकम एक्सपर्ट्स इन दैट। ये शुरू हुआ है 2022 से ही, 1 साल भी नहीं हुआ है, बहुत ही रिसेंट हुआ है। तो अभी हम ये भी मिशन है जो आप दूसरे एस्टेरॉयड को हम उनका ऑर्बिट से डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम वो लेवल तक भी पहुंच गए हैं, तो हो रहा है। और दुख की ये बात है कि किसी को पता नहीं है, ये बहुत किसी को नहीं, मतलब बहुत कम लोगों को पता है। बट देखो आज के ह्यूमन का
जीनियस इतना है कि वो दूसरे ग्रह को, पत्थरों को भी अपनी दिशा बदल सकते हैं, वो भी स्पेस में। और इट्स नॉट इजी एग्जैक्टली वहां पे जाके उसको टारगेट करना। यहाँ पे तो क्या आप सोचो, धनुष बाण मार रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी के 2 धनुष का एरो एक साथ ही लगे? वो कितना प्रैक्टिस चाहिए, जो महाभारत रामायण में ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे है। यहाँ पे स्पेस पे जाके वो करना है। तो इट्स नॉट, बैठ के आप बोलना बहुत आसान है, मगर जब करते हैं तो उसका अलग ही लेवल होता है। अब देखा होगा चंद्रयान 2 में क्या हुआ, हार्ड लैंडिंग हो गया, कैसा क्या है। तो इट्स एन एक्सपर्टीज, बट वी हैव स्टार्टेड दैट एंड वी होप इट विल बी गेटिंग बेटर एंड बेटर एज टाइम पासेस। सर अभी एक लास्ट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि अभी हमारा चंद्र का तो बात होगी, हाँ, तो अब मैं बात करना चाहूंगा अपकमिंग मिशन जो इंडिया करने वाला, जो कि है आदित्य मिशन। यस, एंड आदित्य मीन्स सन, सर का भी नाम आदित्य है, तो सर का इसमें स्पेशल इंटरेस्ट है। तो सर या थोड़ा आदित्य मिशन के बारे में बताइए। और मैंने ये भी सुना है कि आप उसमें आप काफी उन लोगों को जानते हैं या आप उनके साथ काम कर चुके हैं पहले, जो आदित्य मिशन के डायरेक्टर या बहुत बड़ी पदवी पे होने वाले हैं। आदित्य मिशन एक, अभी तक मुझे पता है इंडिया में भी बहुत लोगों को पता नहीं होगा मिशन के बारे में। आई थिंक अगस्त में कभी तो ये लॉन्च होने वाला है। ये मिशन जो है, चंद्रयान मिशन चंद्र के लिए था, आदित्य मिशन सूरज के लिए है ये मिशन। और मैं जब काम कर रहा था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में बैंगलोर में, जब 2006-7-8 की बात है, तब ये मिशन का जिक्र हो रहा था, तब ये मिशन डेवलप हो रहा था। तो तभी था कि आदित्य मिशन का सोच तब ले ओवर हो रहे, मतलब साइंटिस्ट सोच रहे थे बनाने के लिए, और वो अब सक्सेसफुल हो गया है और नेक्स्ट मंथ हम लॉन्च करने वाले हैं। तो ये मिशन हम ऑब्जर्व करने वाले, सन के लिए स्पेशली ऑब्जर्व करने वाले हैं। ये मिशन जैसा कि L2 आपने सुना होगा कि जेम्स वेब L2 पॉइंट में है, ये मिशन L1 पॉइंट में होगा और सन को देखेगा। सन एक नियरेस्ट, सबसे नज़दीक का तारा है, मगर सन का अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी है। वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा काम करता है, क्या आधार पे काम करता है, अंदर कैसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है सन का, इन नियरेस्ट स्टार होके भी हमें ये पता अब तक पता नहीं है। सो वी हैव नॉट इवन नोन अबाउट द नियरेस्ट स्टार, फॉरगेट अबाउट अदर स्टार्स, बाकी तारों को तो छोड़ दो, उसके बारे में हमारा नियरेस्ट स्टार सन, उसके बारे में भी हमारे पास 100% नॉलेज नहीं है। तो आदित्य मिशन ऐसा है कि जो सन को ऑब्जर्व करेगा एंड वी मे गेट सम सीक्रेट्स ऑफ सन, कि इसका मैग्नेटिक फील्ड, बहुत सारे एस्पेक्ट्स है उस पर, इसका मैग्नेटिक फील्ड उसका कैसे जनरेट होता है, क्या होता है। आपने देखा कि सन स्पॉट्स, सौर धब्बा बोलते हैं, सूरज में धब्बा आते हैं। धब्बा क्या एक्चुअली, इट्स अ वेरी इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड, और वो 11 साल का साइकिल होता है। वो मतलब 11 साल में वो बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर अगला 11 साल में बढ़ता है, कम होता है। क्यों होता है, क्या होता है? थियरीज तो बहुत है, थियरीज तो एज आई सेड एस्ट्रोनॉमी में बहुत थियरीज होते हैं, बट जब तक आप उसे टेस्ट ना करें, उसको प्रूव ना करें, तो कुछ होता नहीं है। तो आदित्य मिशन ऐसा होगा कि एक हमें वो सन का पूरा क्लियर पिक्चर बताएंगे, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा जनरेट होता है, क्या होता है, सन के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। तो ये एक इंडिजिनियस इंडिया का मिशन है, एंड अगला महीना वो लॉन्च होएगा। अगला महीना क्या, अभी तो अगस्त शुरू हो गया, तो अगस्त में लॉन्च होने वाला है, unless until it is delayed. It's a big mission. People are working it from almost like more than 15 years now, and hope so we will know some of the secrets of sun. सूर्यदेव हम पे थोड़ी कृपा कर दे तो yes. आदित्य मिशन हमारा नाम ही successful हो आदित्य जाए। तो हो जाएगा शायद। यस यस। यस, तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी ऑडियंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था आपके साथ, और ये भी पहला हमारा हिंदी इंटरव्यू है, और आपका भी पहला ये हिंदी मेरा पहला इंटरव्यू है। हिंदी इंटरव्यू है, इसलिए बहुत शायद मैं अटक भी रहा था बीच बीच में, क्योंकि वर्ड्स कभी कभी नहीं मिलता है। पर मुझे लगता है हिंदी में हमें और बोलना चाहिए, क्योंकि और बोलना चाहिए। मैं जैसा कहा कि फर्स्ट मिशन है और हमें एक्सपर्ट होना चाहिए, ये भी हमारा फर्स्ट हिंदी पॉडकास्ट है, तो हमें और हिंदी पॉडकास्ट करना चाहिए। कि इट्स वेरी, एक ऐसा लगा ये इंटरव्यू करके, क्योंकि हमारा मातृभाषा हिंदी हो के हम हिंदी में बोलने से हम इतने अटकते हैं, रुकते हैं। अभी तक ये वो तो जाना होल्ड नहीं चाहिए, है, हाँ, अभी तक वो होल्ड नहीं है हिंदी और का। ये जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एंड उसी के लिए हमें आई थिंक, अगेन देखो आई थिंक आ जाते हैं तो और हिंदी पॉडकास्ट करना चाहिए, एंड सो वी बिकम बेटर in that, and I think this is a first but Not not the the last. last.
So Yes, thank sir. you, thanks, Thank you, बहुत sir. बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर, एंड फॉर माय Yes. यूएस फ्रेंड्स एंड एवरीवन, फॉर माय यूएस ऑडियंस, आपके लिए भी बहुत जल्दी एक इंग्लिश पॉडकास्ट आएगा, वो भी सर के साथ ही आएगा, तो प्लीज स्टे ट्यून. Thank you.